संगदिल सामीन, इंसान एक सोशल एनिमल यानी सामाजिक जानवर है। ये भी सच है कि आदमी है तो समष्टि है। समाज के अलावा इंसान भी तो एक मात्र जानवर जैसे ही तो है। इसलिए आदमी को हमेशा समाज से जोड़कर ही देखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आदमी और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, अविभाज्य हैं। साथियों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है समाज सुधार की महत्ता। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पाना देवी गर्ल्स कॉलेज कोटपुतली से प्रोफेसर डॉक्टर जगराम गुजर। तो जगराम जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियो में। जी धन्यवाद। तो जगराम जी, सबसे पहले आप समाजशास्त्र से प्रोफेसर हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि समाज से क्या आशय है, ताकि श्रोता भी थोड़ा इसका मतलब समझ सकें। बिल्कुल, देखिए, समाज का मतलब है कि इंसान सामाजिक संबंधों में जुड़ा रहता है। तो ये जो पूरा संबंधों का जाल है आपस में, यही ताना बाना समाज है जी। तो यही समाज जो विभिन्न रीति रिवाजों से बंधा होता है, तो इसको समग्र रूप में हम समाज कहते हैं। जी जी। हम ये भी जानना चाहेंगे इसके बाद कि समाज को लेकर बहुत से दार्शनिकों ने भी अपनी अपनी राय जाहिर की है। सुकरात की बात करें, प्लेटो, अरिस्टोटल की बात करें, तो थोड़ा सा हम इसका दार्शनिक परिप्रेक्ष्य क्या है, थोड़ा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और हमारे भारतीय जो वाङ्मय है, इसके भी बहुत सारे विद्वानों ने समाज के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। जी। प्लेटो ने तो समाज के 3 भाग बताए हैं, जिसमें बौद्धिक वर्ग अपना काम करे, सैनिक वर्ग अपना काम करे और शासन करने वाले अपना काम करें। यानी समाज का बिल्कुल डिवाइडेशन करके और एक आदर्श समाज की कल्पना की है। जी। इसी तरीके से हम बात करते हैं उनके गुरु रहे सुकरात की और उनके शिष्य रहे अरस्तु की। उन्होंने भी समाज के बारे में बड़े प्रगतिशील विचार रखे और निरंतर परिवर्तित होते इस जाल के बारे में बताया कि कैसे समाज परिवर्तित होता रहता है और कैसे इंसानी संबंध बदलते रहते हैं। जी। कैसे रूढ़ियाँ, रीति रिवाज ये सब काम करते हैं। हमारे भारत में भी अगर हम हाल ही के कुछ ही वर्षों के पहले 50-60 साल की पहले की बात करें तो गांधी जी का नाम पूरी दुनिया जानती है। जी। और 2000 साल पहले की बात करें तो महात्मा बुद्ध, महावीर जैन। उसके बाद में जो है हमारे यहाँ अनेक जो है समाज विज्ञानी रहे, जिनको मुख्य रूप से हम दार्शनिक ही मानते आए हैं। जी। तो उन्होंने समाज पे विस्तृत चर्चा की है और उन्हीं की देन है, उन सब की देन है कि आज जो समाज का स्वरूप है उसकी नींव वो बने और आज ये बड़ा एक भव्य इमारत है जो समाज का, ये हमारे सामने है। जी। तो जगराम जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारा विषय भी है समाज सुधार की महत्ता, जी। तो समाज सुधार से क्या आशय है, समाज में सुधार की ज़रूरत क्या है, तो थोड़ा सा इस पे भी आप जानकारी दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। समाज सुधार का मतलब ये है कि समाज निरंतर बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता रहता है। जी। लेकिन कई बार समाज एक विशेष परिस्थिति में या विशेष रूढ़ियों में आकर के और वो जकड़ा रह जाता है, जी। जो बदली हुई परिस्थितियों के प्रतिकूल होता है। जी। तो जिससे क्या है कि समाज में आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है, सामाजिक न्याय की जो है विसंगतियाँ आती हैं, असमानता उत्पन्न होती है। तो हाँ, फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है समाज सुधार की। तो समाज में ऐसा सकारात्मक बदलाव जो सामाजिक न्याय को स्थापित करे, वही समाज सुधार है। जगराम जी, हम ये जानना चाहेंगे आगे कि समाज सुधार और आज के युवा, इनको आप किस तरीके से रिलेट करते हैं। बिल्कुल, देखिए, युवा जिस कालखंड में होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज का युवा इस समाज में खास तौर से जो डिजिटल परिवर्तन आ रहा है, जी, और बड़े तेजी से समाज में बदलाव आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो रही है, विज्ञान का प्रभाव हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। इस दौर में युवा अनेक समस्याओं का सामना करता है, तो स्वाभाविक रूप से उन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो वो इस समाज में उन बाधाओं को दूर करना प्रेफर करता है। जी। और स्वाभाविक रूप से है कि समाज सबसे पहले
जो असमानताएं उत्पन्न करता है, जो बाधाएं उत्पन्न करता है, जो परंपरागत रूप से उनको प्रगति में बाधक हैं, उनको वो सामने आकर के हटाना चाहते हैं। तो आज के युवा की बड़ी भूमिका है जी। तो समाज के साथ साथ राष्ट्र का विकास भी युवा पर निर्भर करता है। जी। जगराम जी, मेरा आगे ये सवाल है, जैसे कि आपने आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक न्याय की बात की, एक और बात करते हैं हम कि आजकल लाइक और सब्सक्राइब की प्रतिस्पर्धा भी है युवाओं में, और आजकल जैन जी की बातें भी हम काफ़ी सुन रहे हैं। बिल्कुल। और कि जो हमारी पुरानी वाली या पिछली पीढ़ी की बात करें, वो भी युवाओं को देखती है, थोड़ा असहज महसूस करती है उनको लेकर। जी। तो आपकी क्या मैसेज या चेतना रहेगी हमारे युवाओं को? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला है डिजिटल जो क्रांति आई है, उसमें युवा कहीं ना कहीं उलझ भी रहा है और अपनी संभावनाएं भी देखता है और पहचान के लिए भी लड़ाई करता है, इसीलिए वो लाइक सब्सक्राइब की बात आप कर। दूसरा है कि जो पीढ़ी का अंतराल है, 2 पीढ़ियों में अंतर आ गया। ये जो जैन जेड की बात करें, जैन जी की, इससे ठीक पहले वाली पीढ़ी ये काफ़ी असहज महसूस करती है जब सोशल मीडिया पे वो आज के युवाओं को इस तरीके से देखती है। तो युवाओं को मैं ये कहूँगा कि वो समाज के इस ताने बाने में एक कंटिन्यूटी रखते हुए, सततता रखते हुए, उनको भी उस पीढ़ी के करीब जाना चाहिए। अपनी जो बिल्कुल ही परिवर्तन करने वाली जो क्रांतिकारी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं समाज को बाधा डालेगी, आगे आकर के उन्हीं को चुनौती होगी, क्राइम बढ़ेंगे। तो युवा कहीं ना कहीं इस प्रतिस्पर्धा में न पड़ के, न उलझ करके, और सोशल मीडिया हुआ, इस तरीके से हुआ, तो उनमें थोड़ा नियंत्रण रखते हुए, और जो पुरानी जो हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनके हम संस्कारों की बात करते हैं, उनको साथ में खुद को समायोजित करना होगा, तभी समाज का ताना बाना जुड़ा रहेगा। एक सवाल ये भी है कि आज हम देखें हमारे आसपास जो समाज है काफ़ी समुदाय में बटा हुआ है, और रूढ़िवादी होने के कारण हमारे समाज में कुछ ऐसी बुराइयां भी रह जाती हैं, तो उन्हें भी निराकरण की आवश्यकता भी पड़ती है। उसके लिए हर समाज को अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है, जिससे कि हम हमारे समाज को और प्रगतिशील बना सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए इस तरह के प्रयास, जैसे बहुत सारी चुनौतियां अभी आने वाली हैं, तो उन चुनौतियों को पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इसके लिए आप सरकार पे डिपेंड पूरी तरह से नहीं रहे, क्योंकि कानून, सरकार ये दूसरा पहलू है जो हमारी मदद के लिए बना है। लेकिन समाज स्वयं जब तक आगे नहीं आएगा, जब तक पॉजिटिव बदलाव नहीं होंगे, और स्वयं आगे तब आएगा जब उनमें जागरूकता आएगी। तो जागरूकता जब आए, जब वो मुद्दों को पहचाने कि समस्याएं क्या है, तो आने वाले समय में बहुत सारी नई चुनौतियां आएंगी, तो उनको आज का ये युवा पहचाने। आप कौन कौन सी चुनौतियां देख रहे हैं? हाँ, सबसे बड़ी चुनौतियां जो आएगी खासकर हमारे भारतीय समाज में, वो एक तो आएगी जातिवाद की, दूसरा है लैंगिक भेदभाव की, और तीसरी आएगी आर्थिक असमानता की, और चौथी आएगी जो पर्यावरण से असामंजस्य की। 4 बड़ी चुनौतियां हैं। तो इसके लिए निपटने के लिए हमारे पास हम क्या चीज़ें करें? जी, सबसे बड़ी बात यह कि हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिस समाज में हम सब एक ऐसा ताना बाना हो जो हाईली एजुकेटेड हो, तो वो कहीं ना कहीं इन जो परंपरागत जो बाधाएं हैं इनसे ऊपर उठ के सोचेगा। और दूसरा, जो शासकीय जो मदद मिलती है या शासकीय जो नीतियां होती हैं, उन नीतियों को कार्यान्वित करने में अपनी भूमिका निभाएं, और स्वयं भी समाज में आगे बढ़ करके और अपने परिवार से लेकर के शुरुआत करें, तो हम इन चुनौतियों से निपट पाएंगे। लेकिन भारतीय समाज ने अपनी कुरीतियों को, जैसे हम सती प्रथा की बात करें या फिर अन्य कुरीतियां थी रूढ़िवादी, उन पे उन्होंने कानून बनाया और उनसे निपटा भी। तो आजकल ऐसी कौन सी सामाजिक आप परिस्थितियां देख रहे हैं या उन्हें कुरीतियों को भी शामिल कर लिया जाए? बिल्कुल। जैसे दहेज प्रथा के नाम पे, बिल्कुल, या ऐसी अन्य कुरीतियां जो आपके संज्ञान में हो, उन पे हमें और युवा पीढ़ी को काम करना चाहिए। देखिए, हर देश काल परिस्थिति में कुरीतियां होती हैं। अब आपने जिक्र किया दहेज का, तो ये दहेज वाला खास तौर से बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बड़ा जटिल मुद्दा है,
कुछ समाज स्वतः ही आगे आ रहे हैं समुदाय के आधार पे, और वो कई पंचायत करके या कम्युनिटी बेसिस कोई निर्णय लेते हैं और उनसे दूर हो रहे हैं। तो इसी तरह की दूसरी चुनौतियां हैं दहेज के साथ साथ में छोटी छोटी जो कुरीतियां हैं हर समुदाय में, ख़ास तौर से जैसे अगर आप आइडेंटिटी करेंगे तो जैसे लड़के का जन्म हो गया, उसके बहाने से वो खर्च करना चाहते हैं। आज तो इसी चीज़ को आप लड़की के जन्म पे आप देखेंगे कितना वे नहीं होता है, लैंगिक असमानता हो गई। तो मोटे तौर से ग्राउंड लेवल पे ये चुनौतियाँ, उनकी जड़ में कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता है, और जो जातियों का खंड खंड अलग अलग होना है ये ऊंच नीच पैदा करता है। बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। तो जो हम ये सामाजिक न्याय की हम परिकल्पना, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हर जगह सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिले, उसके लिए सभी सामाजिकों की भूमिका भी रहती है। फिर भी एक सरकार के नज़रिए से आप कैसे देखते हैं कि सरकार को भी इस क्षेत्र में कुछ काम करना चाहिए? देखिए, सरकार अपने स्तर पे बहुत काम करती है, लेकिन सरकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो ये इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे हम देखते हैं कि वर्कलोड बहुत होता है, चाहे प्रशासक वर्ग हो, शिक्षक वर्ग हो, सबका अपना अपना काम, अगर वो बेहतर तरीके से करें तो वो एक तो बात होगी कि न्यायपूर्ण तरीके से वितरण हो गया। दूसरी बात ये है कि सामाजिक स्तर पे जागरूकता का जो कैंपेन चलाया जाए, कम्युनिटी की पार्टनरशिप होगी, तो कम्युनिटी की भागीदारी होगी तो स्वाभाविक है कि हम आसानी से ऐसी चीज़ों से लड़ सकते हैं। जगराम जी, हम ये सवाल जानना चाहेंगे कि एक सवाल और है। पहले मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसमें हम ये कहते हैं कि रूढ़ियों पे आधारित है कहीं ना कहीं, तो क्या ये पूरी तरीके से ही रूढ़ियों पर आधारित है? एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल सही है कि रूढ़ियाँ और रीतियाँ हैं, इन्हीं पर समाज बनता है, इन्हीं पर टिका हुआ जी। जैसे हमारे संबंध है, ये हम मानते हैं, भाई भाई का रिश्ता है, मानते हैं, रिश्तेदारों का संबंध है, मानते हैं, तो ये सब रीतियाँ रूढ़ियाँ इन पर डिपेंड करता है। तो समाज का फैब्रिक या ढांचा ही है ना पूरा का पूरा, ये इन पे डिपेंड है। जी। एक सवाल ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या हमारा समाज है, आजकल हम ये देखते हैं कि एक संस्कार विहीन समाज की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, तो उसको हम संस्कारवान समाज की तरफ कैसे ले जा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है, मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि एक तो होता है संवेदनशीलता जी, और दूसरा है जिम्मेदारी का भाव। इन दोनों का बोध जब तक नहीं होगा बचपन से बच्चों में, जब तक हम उस समाज की कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो परिवार, स्कूल, कॉलेज, इन सब की बड़ी भूमिका है। परिवार बच्चों को ये सिखाए कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों के प्रति संवेदनशील हैं, उसको जीवों से, पेड़ों से प्यार करना सिखाएं। ये जब उसमें संवेदनशीलता उत्पन्न होगी, इसी प्रकार से उसी के साथ साथ जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होगा। तुम्हें इस पेड़ को बचाना है, इस पेड़ को पानी डालना है, इतने समय पे आपको ही अपने कपड़े धोने हैं, इस तरह से आप किसी के साथ में कैसे बोलेंगे, कैसे बातचीत करेंगे। तो इन 2 गुणों का विकास हो जाए तो बहुत ही अच्छे नागरिक होंगे ये समाज के, हम जिसकी आप बात कर रहे हो। सर, जैसे कि आपने अपनी चर्चा में ये बात बताई कि हमारे पास 4 चुनौतियां हैं, जिसमें से आपने चौथी चुनौती बताई पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो। लेकिन अभी आपने ये बात भी बताया कि हमें जैसे कि परिवार में पहले सिखाया जाता था कि हम कितना पानी यूज करें नहाने के लिए, हम पेड़ कैसे लगाएं, और किसी पेड़ को अगर हम तोड़ भी रहे या नष्ट भी कर रहे हैं तो अपन दूसरे पेड़ कितने लगाएं, ये पहले हमारे समाज में बातें थी और हमें बताया जाता था। आजकल हमारी युवा पीढ़ी शायद इससे अनभिज्ञ है, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए? देखो, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देख करके मैं इस बात को रखना चाहूँगा। पश्चिमी राजस्थान में जब आप जाएंगे तो वहाँ 2 चीज़ें मैंने नोटिस की। पहली, आप देखेंगे कि अगर वो नहाते हैं तो भी उस पानी का उपयोग वो पेड़ तक पहुँचाने में करते हैं। वहीं जहाँ पानी ज़्यादा है वे कहीं पर भी पानी बहा रहे हैं खुले में, तो हमें उस कल्चर को पुनर्जीवित करना होगा कि तुम्हारे पास में अगर बहुत सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं तो वो बर्बाद करने के लिए नहीं है।
दूसरी मैं चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे वहाँ एक जो खास बात मैंने देखी कि अगर वो भोजन भी करते हैं तो उसका एक कण भी झूठा नहीं छोड़ दें, यानी उस चीज़ को प्रॉपर रूप से कंज्यूम करना और प्रॉपर रूप से उसको सुरक्षित रखना। वो बात भोजन की है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो ये सब जगह लागू है। आप एक पेड़ का उपयोग करें लकड़ी जलाने में तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनाप शनाप 10 पेड़ काट दिए, 3 पेड़ काट दिए। तो ये 2 गुण हमें डेवलप करने होंगे कि किसी भी चीज़ का यूटिलिटी आप कैसे करोगे, सही तरीके से करो। बच्चों को हाथ धोना भी सिखा रहे हो ना, तो आप ऐसा नहीं कि नल खोल दिया पानी बह रहा है और बहुत देर से आप चल रहा है, साबुन जब तक लगा रहा है जब तक पानी बह रहा है, तो बच्चों को टोकना होगा। ये रोकने टोकने की बात है। तो इससे क्या धीरे धीरे वो ऐसा समाजीकरण हो जाएगा कि हमारी कल्चर ही चेंज हो जाएगी। एक सवाल ये भी रहेगा आपसे कि जैसे कि आजकल जैसे हमारे बच्चे या फिर युवा पीढ़ी को है कि कोई गलत काम कर रहे हैं, तो पहले के लोगों में ये था कि जैसे ही गलत काम करते थे उन्हें लगता है, उन्हें गलती महसूस होती थी, अपना अपराध बोध भी पता चलता था कि मैंने ये गलत किया है जी, और सबके सामने भी रखते थे। हाँ, आज ये समझा पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो इसका कहाँ आप चूक देखते हैं? इसमें 2-3 पक्ष हैं। पहला जो चूक है वो ये है कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है पश्चिमी सामाजिक ताने बाने से अलग है। हमारे क्या है, यहाँ पर समूहवाद है, समाजवाद है, यानी समाज को प्रायोरिटी देते हैं। पश्चिमी व्यक्तिवाद है, तो वो व्यक्तिवाद यहाँ हावी हो रहा है। इस वजह से क्या होता है कि जो परिवार में ही बच्चा अपनी बात रख रहा है, दूसरे जो उसके वरिष्ठ और सदस्य हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, और इस तरीके से क्या होता है कि एकलपना हावी हो रहा है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, तो पूरी कल्चर ही हम पश्चिम से जो है कुछ नई चीज़ें हम सीख रहे हैं, कुछ नई पुरानी चीज़ें कुछ हम छोड़ रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि समाज में परिवर्तन बड़ा तेज़ी से हो रहा है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम युवाओं में आती है। लास्ट सवाल है ये जानना चाहेंगे कि समाज में हम आर्थिक असमानता भी आजकल काफ़ी देखने को मिल रही है, इस पे आपने अभी बात भी कही थी। साथ के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आदर्श समाज की परिकल्पना का जो है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, देखो, आर्थिक असमानता है तो अगर भारत की बात करें तो हमारे समाज में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, विविधता बहुत ज़्यादा है। एक तरफ शहरी है कल्चर है, दूसरी तरफ ठेठ बिल्कुल आदिवासी जंगल में जाएंगे आप। शहर में भी एक तरफ कच्ची बस्ती है और एक तरफ बहुत पॉश कॉलोनी है। ये जो आर्थिक असमानता है कहीं ना कहीं सामाजिक जो है न्याय के विरुद्ध है जी। तो ये आर्थिक असमानता एक चुनौती है और ये तभी दूर होगी जब बेहतरीन स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम आज जो है चल भी रहा है जी, जो केंद्र सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी, और इन्होंने के स्किल डेवलपमेंट पे कई कार्यक्रम चला रखे हैं, उसको ग्रास रूट पे ले जाया जाए। और जो नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई है इसमें भी इस पे जोर दिया गया है स्किल डेवलपमेंट। तो ये आर्थिक असमानता दूर करने में कहीं ना कहीं आगे आकर के हमारे लिए उपयोगी साबित होगी और एजुकेशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लंबी लड़ाई है, हम कर रहे हैं। दूसरी बात पूछे आपने आदर्श समाज की कल्पना, तो महर्षि अरविंद जी के मैं कोटेशन यहाँ बताना चाहूँगा कि ये समाज है जो अभी जो जहाँ से चल रहा है ये प्रोसेस में होते तो सत्यम शिवम सुंदरम तक पहुँचेगा। अर्थात पूरी मानव समाज है वो संघर्षरत रह करके फिर सहयोग तक पहुँचेगी, सहयोग के बाद में वो एक आदर्श स्तर तक पहुँचेगी। तो आदर्श समाज की क्या है एक कल्पना जिसको हम जब तक पाने का प्रयास करते रहेंगे जब तक कि हम उसको उस स्थिति में नहीं पहुंचते कि समानता और न्याय स्थापित न हो, वही आदर्श समाज है। तो ये हमारा एक लक्ष्य है, तो ये दीर्घकालिक चीज़ है और इसके लिए हम सामूहिक रूप से पूरे देश पूरा दुनिया ये सब प्रयासरत है। जी जगराम जी, आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो कोटपुतली पधारे, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी अभी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और ये बड़ी सारगर्भित जानकारी थी जो आपने साझा की। उम्मीद है कि हमारे श्रोता इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।